तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट के में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन जो बायोलॉजी के आते हैं और चित्र वाले भी क्वेश्चन इसमें बताया हूँ। 5-7 क्वेश्चन चित्र वाले जो कि नामांकित चित्र बनाने के लिए देता है वो भी मैं लेकर आया इस वीडियो में। अपने हाथ से मैं चित्र बनाया हूँ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है। तो बायोलॉजी में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर भी करना है आप लोगों को। ठीक है, निरंतर मैं आप लोगों के लिए तैयारी में ये लगातार जुटा हूँ। ठीक है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि मैं इस वीडियो में एक छोटा सा स्मॉल टारगेट रखा है 200 लाइक का। ठीक है, अभी तक मेरे किसी भी वीडियो में 200 लाइक नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने प्रयास जारी रखेंगे तो। ठीक है, तो दोस्तों सम्राट अकेडमी पे इससे बेहतर अच्छी तैयारी कराई नहीं जा सकती किसी भी चैनल पे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को जो एग्जाम में हिट करे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मैं नामांकन चित्र वाले भी क्वेश्चंस में लिया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ और आप लोग नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों यह है कि समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी में अंतर लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कि समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी में अंतर लिखिए। तो देखिए आप कैसे उत्तर लिखेंगे। पहले आप हेडिंग डालेंगे समयुग्मजी या शुद्ध जाति। समयुग्मजी को हम शुद्ध जाति भी कहते हैं। ठीक है, देखिए तो उत्तर आप लिखेंगे कि जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन प्रभावी या अप्रभावी अर्थात समान होते हैं तो इस जोड़े को समयुग्मजी कहते हैं। समयुग्मजी शुद्ध लक्षण होते हैं जैसे शुद्ध लंबे कैपिटल टीटी तथा शुद्ध बौने स्मॉल टीटी पादप। ठीक है, तो आप देखिए समयुग्मजी या शुद्ध जाति आप हेडिंग डाल के इतना आपको लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि फिर विषमयुग्मजी या संकर जाति। विषमयुग्मजी को हम संकर जाति भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों को लिख देंगे तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो आप देखिए विषमयुग्मजी या संकर जाति क्या होता है, इन क्वेश्चनों को आपको नोट के याद करके ही जाना है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं कि विषमयुग्मजी या संकर जाति क्या होते हैं। कह रहा है कि जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन्स विपरीत लक्षणों वाले अर्थात असमान होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जीन प्रभावी एवं अप्रभावी अर्थात समान होते थे, और इसमें कह रहा है कि जीन जो विपरीत लक्षणों वाले अर्थात असमान होते हैं, उसमें समान होता था इसमें असमान होते हैं, तो इस जोड़े को विषमयुग्मजी कहते हैं। ये संकर भी कहलाते हैं। क्या, ये संकर भी कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित तो होता है जैसे लंबे पादप टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको तैयार हो गया होगा अच्छे ढंग से। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को समयुग्मजी या शुद्ध जाति में या विषमयुग्मजी या संकर जाति में। ठीक है, तो अंतर स्पष्ट करने के लिए दिया था तो मैंने एक और समयुग्मजी या शुद्ध जाति लिख दिया और एक और मैंने विषमयुग्मजी या संकर जाति लिख दिया। दोनों को एग्जामिनर पड़ेगा तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा उसको। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है आपसे कि कायिक जनन का क्या महत्व है। देखिए इसे 4-5 तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, 4-5 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो किस ढंग से पूछा जाता है, कह रहा है कायिक जनन का क्या महत्व है। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है कि वर्धी जनन पर टिप्पणी कीजिए। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी बहुत बार पूछा गया है कि कायिक जनन किसे कहते हैं, पादपों में इस विधि से क्या लाभ है। या तो देखिए इस प्रकार भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए कि कुछ पादपों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यह चारों प्रश्न आपको याद होना चाहिए। इन चारों प्रश्न का उत्तर एक ही होता है, बस क्वेश्चन घुमा के आपको देता है। ठीक है, तो चलिए मैं इन सारे प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख के और याद कर लीजिएगा कि ये प्रश्न किसी ढंग से पूछे चारों में से, मुझे उत्तर एक ही लिखना है। देखिए उत्तर में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्या कि कायिक प्रबंधन या जनन। कायिक प्रवर्धन या जनन आपको हेडिंग डालना है। और फिर इसके बाद आपको लिखना है कि जब पादप का कोई भी वर्धी भाग मात्र पादप से अलग होकर एक नए पादप का निर्माण करता है तो इसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन द्वारा उगाए गए पादपों में बीज की आवश्यकता नहीं होती और बीज द्वारा उगाए गए पादपों की अपेक्षा पुष्प व फल कम समय में आ जाते हैं। उदाहरण गुलाब, अंगूर, केला, संतरा आदि।
ठीक है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से कायिक प्रबंधन का जनन आप लोग को अच्छे तरीके से लिख दिया हूँ। आप लिखते ही आप इसको समझ जाएंगे कि कायिक प्रबंधक जनन क्या होता है। बस आपको ये करना है कि जो 4 प्रश्न आपको दिया है, चारों प्रश्नों को आपको याद कर लेना है कि किसी भी ढंग से पूछे तो उत्तर आपको ये कहीं लिखना है, ये वाला। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीधे एग्जाम में आपको हिट करेंगे। ठीक है। तो इन प्रश्नों को आपको किसी कीमत पे तैयार करके ही जाना है आपको एग्जाम हॉल में। चलिए अब देखिए, इसमें एक चीज और पूछा था, कह रहा है कि लाभ भी पूछा था इसके। ठीक है, कायिक जनन के लाभ भी पूछा था। तो चलिए हम लोग इसके लाभ भी क्यों देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना, कायिक जनन किसे कहते हैं, पादपों में इस विधि से क्या लाभ है। तो ये तो कायिक प्रवर्धन या जनन किसे कहते हैं ये आप लोग जान गए। अब आगे हम लोग देखेंगे कायिक जनन के लाभ, कि कायिक जनन के लाभ क्या होते हैं। तो ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लाभ भी मैंने अच्छे ढंग से लिख दिया है। तो आप उत्तर में लिखेंगे इसे बहुत अच्छे ढंग से कि इस विधि द्वारा कम समय में अनेक पादप विकसित किए जा सकते हैं। ये पहला लाभ है। दूसरा, नए पादप मात्र ये पादप के समान होते हैं और इनमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं। ये दूसरा आपका लाभ है। और तीसरा है कि कायिक जनन द्वारा विकसित पादप वातावरण से अप्रभावित रहते हैं। ये आपका तीसरा लाभ है। तो मैंने 3 लाभ भी आप लोगों के लिए लिख दिया है। लाभ भी, कायिक जनन के लाभ क्या होते हैं ये भी आप जान गए, और मैंने कायिक प्रबंधन या जनन क्या होते हैं ये भी यहाँ पे अच्छे ढंग से लिख दिया है। अब प्रश्न कितने ढंग से पूछता है ये भी मैं लिख दिया हूँ। अब इससे बेहतर कहीं नहीं आपको मिल सकता है। ठीक है, अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्लियर हो चुका होगा, नो डाउट होगा आप लोगों की इसमें। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर तीसरे की, और इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे मैं पढ़ता हूँ और आप लोग इसे नोट कीजिए। कह रहा है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अधिक बार पूछा गया एक क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छा से दिखाई दे। चलिए, कह रहा है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण और पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर आप क्या लिखेंगे कि माँ का शरीर गर्भधारण के बाद उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषक हेतु तैयारी करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी होती जाती है तथा भ्रूण के पोषक हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण की मां के रुधिर से ही पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन मिलती है। इसके लिए एक विशेष संरचना अप्रा या प्लेसेंटा होती है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तुरंत इसको नोट कीजिए और नोट करके याद करके ही जाएगा। देखिए मेरा काम है आपको एग्जैक्ट डाटा बताना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अब मैं बता रहा हूँ। अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इसको लिख कर याद करके ही जाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लिख के जरूर याद करके जाइएगा हमारे प्यारे स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया, तो क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैं अपने हाथों से चित्र इसका बनाया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब हर बार पूछता है कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र निम्नलिखित है। देखिए जिस तरह मैंने चित्र बनाया उस प्रकार ही आपको चित्र बनाना है। इतना सुंदर सा चित्र आपको बना के एग्जाम हॉल में आपको तब जाके कॉपी जमा करना है आपको। देखिए यह जो भाग होता है इसे हम करते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो भाग दिखाई दे रहा है आपको इसे अंडाशय कहते हैं। और वर्तिकाग्र अंडाशय के जो पूरा यहाँ तक भाग होता है इसे स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, स्त्री केसर ये पूरा वाला भाग कहलाता है। अब देखिए यह जो आपको छोटा सा यहाँ पे भाग छोटा सा दिखाई दे रहा है बीजांड होता है। ठीक है, बीज यहीं पे उपस्थित होता है, बीजांड होता है। ठीक है, और यह भाग आपका वाय दलपुंज कहा जाता है। वाय दलपुंज ये वाला भाग कहलाता है। और यह भाग जो यहाँ डंडी नुमा छोटी संरचना बनी हुई है इसे वर्तिका कहा जाता है। क्या, वर्तिका कहलाता है। और जो यह छोटे छोटे दाने जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं यह परागकोश या पुतंतु कहलाता है। ठीक है, परागकोश या पुतंतु, यही परागकोश पुतंतु को पुंकेसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आपको चित्र बना के और इसका नामकरण करना है। ठीक है, तब जाके आपको 6 नंबर का ही मिलता है, 6 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र इस प्रकार बनाया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रकार के चित्र को अच्छे ढंग से बनाकर और तैयार करके ही जाएंगे आप। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा यही आपसे पूछा था कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस ढंग से ही आपको बनाना है और नामीकरण भी इसका करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां आ गया है। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है आपसे कि वाष्पोत्सर्जन के 4 प्रमुख महत्व बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
वाष्पोत्सर्जन के चार प्रमुख महत्व बताइए। ठीक है, चलिए उत्तर लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन का महत्व। चार महत्वपूर्ण बताना है इसका महत्व। तो देखिए पहला महत्व लिखिए कि जड़ों द्वारा अत्यधिक मात्रा में अवशोषित जल इस क्रिया के द्वारा वातावरण में वाष्पित हो जाता है, जिससे जल चक्र बना रहता है। ये तो आपका पहला महत्व हो गया। दूसरा कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण एक प्रकार का चूसक बल अथवा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जो रसारोहण और जल के मृदा में अवशोषण में सहायक होता है। ये आपका दूसरा महत्व हुआ। तीसरा महत्व कह रहा है आपसे कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पादप का ताप सामान्यतः बना रहता है। और तीसरा और चौथा सूत्र यह है कि अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण फलों में शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे वह अधिक मीठे हो जाते हैं। तो ये आपके वाष्पोत्सर्जन के चार प्रमुख महत्व हैं, जो कि इस प्रकार दर्शाए गए हैं, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दिया, आप इसे नोट करके और याद करके ही आपको जाना है। चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न जो पांचवा था बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लियर हो चुका होगा। मैंने चार महत्व इसके बता दिया है। आप यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैयार करके एग्जाम में जाना है। चलिए, क्वेश्चन पांचवा क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6वां ये आपसे कह रहा है कि फुफ्फुसीय धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है और क्यों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फुफ्फुसीय धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है और क्यों। तो चलिए उत्तर हम लोग लिखेंगे कि फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। कौन सा रुधिर पाया जाता है? तो अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। यह इसे शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में पहुंचाती है। ठीक है, इसे यह शुद्ध करने के लिए कहाँ पहुंचाती है? तो फेफड़ों में पहुंचाती है। और फुफ्फुसीय धमनी के अलावा सभी धमनियों में शुद्ध जो ऑक्सीजन होता है वो रुधिर बहता है, जिसके कारण यह गुलाबी रंग की प्रतीत होती है। ठीक है, जिसके कारण एक गुलाबी रंग का प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6वां है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6वां आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6वें में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 6वां आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया हो तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7वां आपसे ये कहा है कि अग्नाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर भी मैंने चित्र बनाया, जैसा कि देख पाते हैं मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है चित्र का। कह रहा है कि अग्नाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। चलिए तो पहले उत्तर कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में कि संरचना की दृष्टि से अग्नाशय छोटे छोटे पिंडकों से बना होता है। इन पिंडकों की कोशिकाएं घनाकार तथा स्रावी होती हैं। पिंडकों के मध्य में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं समूह के रूप में पाई जाती हैं। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे अब इसको चित्र बनाएं। जैसा कि ये चित्र आप देख पा रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले चित्र बना लीजिए, फिर धीरे धीरे मैं नाम इसका बताता हूँ। तो ये जो आपको भाग है छोटे छोटे, इसमें डिजाइन आपको छोटे छोटे दाने के तौर पे डिजाइन दिखाई दे रहे हैं, इसे हम बोलते हैं पिंडक की स्रावी कोशिकाएं। पिंडक की स्रावी कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, ये जो दाने दिखाई दे रहे हैं पिंडक की स्रावी कोशिकाएं, और जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे पिंडक बोलते हैं। तो यह भाग आपका पिंडक कहलाया गया। अब पिंडक में जो छोटे छोटे दाने जैसे हैं उसे पिंडक की स्रावी कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये जो आपको डिजाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, इन डिजाइनों को हम बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ठीक है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं बोलते हैं इन डिजाइनों को। अब देखिए ये जो भाग आपको छिद्र में, गोले छिद्र में आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम गुहिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुहिका बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये गुहिका आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसी डिजाइन में ये छोटे छोटे आपको जो कण दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, ये जो हाईलाइट में कर देता हूँ, ये जो दिखाई दे रहे हैं इसे हम बोलते हैं रुधिर वाहिनियाँ। क्या बोलते हैं? रुधिर वाहिनियाँ बोलते हैं। ठीक है, और यह जो आपको रेशे के तौर पे आपको जो दिखाई दे रहा है, रेशे के तौर पे, इसे हम संयोजिक उत्तक बोलते हैं। क्या? संयोजिक उत्तक बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने देखिए अग्नाशय के अनुप्रस्थ काट की यह चित्र है। देखिए मैंने चित्र भी बना दिया और एक एक पॉइंट से आपको समझा भी दिया कि गुहिका किसे कहते हैं, संयोजिक उत्तक, रुधिर वाहिनियाँ, पिंडक क्या होते हैं, पिंडक की श्रावी कोशिकाएं किसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ये सभी मैंने इंडिकेट करके इसका नामकरण भी कर दिया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एग्जाम में। चलिए इस प्रश्न को आपको किसी कीमत पर तैयार करके एग्जाम में पहुँचना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 यही कह रहा था आपसे, अग्नाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। तो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 8 के, और इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो मैंने फिगर बनाया। ठीक है, अच्छे से आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ चलते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न ये आपसे ये कह रहा है कि नामांकित चित्र की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम आवश्यक है। चलिए हम लोग को पर्णहरिम आवश्यक है, आपको नामांकित चित्र की सहायता से हमको दिखाना है। तो सबसे पहले उत्तर में हम लोग हेडिंग डालेंगे, पहली हेडिंग कि प्रकाश संश्लेषण में
पर्णहरिम की आवश्यकता का प्रदर्शन। हेडिंग डालने के बाद कुछ लिखेंगे हम लोग इसमें, और लिखेंगे क्या कि इस प्रयोग के लिए कोई चिंतीदार पादप जैसे क्रोटान, कोलियस आदि लेते हैं जिनकी पत्तियों पर हरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, अर्थात केवल इन्हीं स्थानों के अंदर पर्णहरिम होता है। इसे लगभग 48 से 72 घंटे अंधेरे में रखकर मंड रहित कर लेते हैं। कुछ समय लगभग 4 से 5 घंटे बाद सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद यदि पादप की एक पत्ती का मंड परीक्षण करते हैं तो केवल उन्हीं स्थानों पर मंड मिलेगा जिन स्थानों पर हरा रंग होता है। इस प्रक्रिया में पर्णहरिम स्थानों को मंड परीक्षण से पूर्व ही चिन्हित करना आवश्यक होता है। ठीक है, इतना आपको लिखने के बाद तब जाके आपको फिगर बनाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पत्तियाँ, ये पर्णहरिम भाग है जो आपको ये रंगी हुई दिखाई दे रही है, ये पर्णहरिम भाग है। और एक पत्ती सूखा बनाइए जिसमें आयोडीन घोल से नीला काला भाग आपको ये दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे डॉट डॉट दिखाई दे रहा है। और ये जो पत्ती आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे लाइनिंग के तौर पे मंड रहित भाग है आपका इसमें। और ये प्रकाश संश्लेषण पर्णहरिम का महत्व है। तो आपको चित्र द्वारा का आता था, चित्र आप इस तरह बना सकते हैं और उसके बारे में आप जितना भी लिखा हूँ इतना लिख देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को क्या सलॉन्ग के लिए कि मैं बताया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई आपको अच्छा स्कोर करवाना है मुझे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ बेहतर ढंग से, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, चित्र बनाना सीख लीजिए, किस प्रकार मैं चित्र बना रहा हूँ उसी प्रकार आपको चित्र बनाना है। ठीक है, देखिए कितना खूबसूरत चित्र बना है, इसी प्रकार बना के आपको नाम भी इसका लिखना है। चलिए, अगर क्वेश्चन नंबर 8वां अगर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे से, तो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, दो ढंग से इस प्रश्न को 2 ढंग से पूछा जाता है। पहला ढंग पूछता है कि अमाशय किसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लेता है कि अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि किसी भी ढंग से पूछे आपको उत्तर क्या लिखना है इसका। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे इसका, देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर आप लिखेंगे इसका कि अमाशय उदर गुहा में स्थित, देखिए कैपिटल जे आकार की थैलेनुमा संरचना है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितना 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, किसना अमाशय उदर गुहा में किस आकार का होता है, कैपिटल जे के आकार का होता है। ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है अमाशय, जिसकी लंबाई कितना 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पे देखिए लिखा है अमाशय का प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। तो चलिए इसके प्रमुख कार्य भी हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए पहला लिखिए कार्य इसका कि अमाशय में पेशीय क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन लुगदी में रूपांतरित होता है। अगर भोजन जो लुगदी में रूपांतरित होता है, जो हम लोग को भोजन पीस के छोटा छोटा हो जाता है अमाशय में जाने में, वो किसके अनुसार है, पेशीय क्रमाकुंचन गति के कारण होता है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि जठर रस में उपस्थित यशियल भोजन को सड़ने से बचाता है तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है। जो यशियल गैस सबसे खतरनाक गैस हमारे पेट में पाई जाती है, वो जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है हमसे कि अमाशय से स्रावित जठर रस में उपस्थित पेप्सिन, रेनिन तथा लाइपेज एंजाइम क्रमशः प्रोटीन, दुग्ध तथा वसा का पाचन करता है। जो आपका पेप्सिन, रेनिन तथा लाइपेज जो एंजाइम तीनों पाई जाती है, ये प्रोटीन, दुग्ध तथा वसा के क्या करता है, पाचन करता है। तो हम लोग ने 3 इसके प्रमुख कार्य भी देख लिए, अमाशय के प्रमुख 3 कार्य भी देख लिए, और अमाशय किसे कहते हैं ये भी हम लोग यहाँ से जान गए। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को तैयार करके ही आपको जाना है एग्जाम में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो चुका होगा। इन सारे प्रश्नों को आपको लिख कर तैयार करके ही जाना है, मेरा बात अगर मानते हैं तो। ठीक है, अगर अच्छा स्कोर आप करना चाहते हैं, मेरा कर्तव्य भाई बताना, मैं बता रहा हूँ आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी याद करते हैं तो बढ़िया स्कोर ला पाएंगे, नहीं याद करते हैं तो भाई खैर क्या लिखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन 9 अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 10 और बढ़ते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ये भी नामांकित चित्र बनाने के लिए दिया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मानव के वृक्क की खड़ी कांट का चित्र बनाइए और उसके प्रमुख भागों के नाम लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि मानव के वृक्क की खड़ी कांट का चित्र बनाइए और उसके प्रमुख भागों के नाम लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग कि मानव के वृक्क की आंतरिक संरचना को रेखांचित्र द्वारा दर्शाया गया है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह चित्र पहले एक बार मैं अच्छे ढंग से आपको दिखा देता हूँ, इससे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करने के बाद देखिए मैं इसका एक एक अंग का नाम बताता हूँ आप लोगों को। जो आपको ये छोटा सा गोले आकार के दिखाई दे रहा है, इसे लघु कैलियस कहा जाता है। क्या, लघु कैलिकस कहा जाता है। ये जो छोटा भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये जो खाली स्थान पे यह बड़ा भाग आपको जो खाली पूरा स्थान दिखाई दे रहा है, इसे वृक्क वल्कुट बोला जाता है। क्या,
वृक्क वलकुट बोला जाता है। और यहाँ पे जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, यह वाला भाग और यह वाला भाग, यह जो खाली स्थान है तो इसे बोला देते हैं, देखिए यह वाला भाग और यह जो खाली खाली स्थान बीच में दिखाई दे रहा है ना, इसे वर्तनी के रीनल कॉलम बोलते हैं। वर्तनी के रीनल कॉलम याद कर लीजिए, ठीक है। और यह जो काटनुमा आपको चित्र दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे लाइनिंग में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, इसे क्या बोलते हैं तो मेड्यूला पिरामिड बोलते हैं, मेड्यूला पिरामिड बोला जाता है। और ये जो आगे का फ्रंट का यह भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं श्रोणी या पेल्विस, ठीक है, श्रोणी या पेल्विस बोला जाता है। और एक चित्र आगे लाइनिंग और दिखाई दे रही होगी आपको, इसे हाइलस या इसे हाइलम या हाइलस बोला जाता है, दोनों बोला जाता है, ठीक है, हाइलम या हाइलस दोनों कह सकते हैं, कोई एक लिख सकते हैं। और ये जो भाग जो आपको संरचना मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं, आपको पूरे भाग को ये वृक्क अंकुर है, क्या है, वृक्क अंकुर है, ठीक है। अब देखिए यह जो ये बड़ा वाला चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, इसे हम बोलते हैं दीर्घ कैलिमस, ठीक है, क्या बोलते हैं, दीर्घ कैलिमस बोला जाता है, ठीक है। और देखिए यह छोटा जो है, ये छोटा वाला जो टुकड़ा दिखाई दे रहा है, इसे लघु कैलिकस बोला जाता है, थोड़ी कैलिकस है, यह दीर्घ कैलिकस बोला जाता है, छोटे वाले को लघु कैलिकस बोला जाता है। तो इस प्रकार आपको चित्र बनाना है, जैसे मैं बनाया हूँ, और इसका नामकरण करना है आप लोगों को। इस तरह करेंगे तब एग्जामिनर आपको 6 नंबर देगा। तो और देखिए यह जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये मूत्रवाहिनियाँ होती हैं, ठीक है, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है मूत्रवाहिनियाँ का, ये संरचना होती है। तो ये वृक्क की आंतरिक संरचना हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछता है कि मानव के वृक्क की खड़ी कांड का चित्र बनाइए और उसके प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि मानव के अगर वृक्क की खड़ी कांड का चित्र बोलेगा तो हमें किस प्रकार बनाना, तो इस प्रकार बनाना है और इसका नाम भी आपको लिखना है। तो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने बताया था कि टोटल 10 क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको कराऊंगा, और 10 ही दीर्घ उत्तरीय था, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन मैंने चित्र वाले बताए जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे वीडियो जो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी महत्वपूर्ण प्रश्न वाले, तब बस इसको आप लिख के तैयार करके ही जाइएगा, अगर हमारे विश्वास करते हैं तो, ठीक है। 1-2 महीने पेपर आपका बच गया है, अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छा से स्कोर कर पाइए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे हम एक प्यारे से अगले वीडियो के साथ।